हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आज हम लोग पूरा सिलेबस समाप्त करने वाले हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चंस और शेष हैं वो सारे क्वेश्चंस आज एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं, 64 नंबर क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इससे पहले हमको देखा होगा तो 7 लेक्चर नंबर तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 65 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी इम्पॉर्टेंट बन रहे हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जितना भी मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है, जो क्वेश्चंस शेष बचे थे, उसके लिए ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। मतलब कम से कम 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट भी जा सकती है, हो सकता है 50 मिनट चली जाए। मतलब नियर अबाउट 1 घंटे की ये वीडियो होगी। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो आपको 35 क्वेश्चन आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में। मतलब अकेली इस वीडियो में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। 64 पहले से हो चुके हैं, तो इसका मतलब हुआ 64 और 35 दोनों को ऐड करेंगे तो 99 होगा। मतलब टोटल पूरे मैथमेटिक्स सिलेबस में 99 क्वेश्चंस हम ऑब्जेक्टिव टाइप के कवर करेंगे। 64 हो चुके हैं, आज की क्वेश्चन में हम लोग 35 कवर करेंगे, तो टोटल मिला के हमारा कितना हुआ, 99 क्वेश्चंस हुआ। और जान के हमने 99 क्वेश्चंस रखा है। चूँकि हम कोई भी सामान ऑनलाइन परचेज करते हैं या कोई भी हम चीज़ लेने जाते हैं तो उसकी जो प्राइस होती है वो आपने देखा होगा कि मोस्टली कितनी होती है, 999 रुपये होती है, 9999 होती है। मतलब वो 1 रुपये उससे कम रखते हैं। मतलब 100 की चीज़ होगी तो उसको कितना बोलेंगे, 99। वो अपना टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम जो 99 रखे हैं, इसमें कोई टैक्स नहीं बच रहा है। उसको रखने का मकसद ये है कि स्टूडेंट के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि हमको पूरा मैथमेटिक्स जो सिलेबस है उसको जो कवर करना है, उसमें 100 क्वेश्चंस भी हमें तैयार नहीं करना है। मतलब 99 क्वेश्चंस में ही हमारा काम हो जाएगा। मतलब 100 से भी कम क्वेश्चंस अगर हम तैयार कर लेंगे तो हमारा ईजिली, आपको हम ये बात दावा कर रहे हैं कि 25 क्वेश्चंस जो इस बार के ऑनलाइन एग्ज़ाम में होने वाले हैं, इसमें आपको 22 प्लस आप आराम से लेके आएंगे। अगर आपने आज की इस वीडियो को देख लिया और ध्यान देके इसके जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी फार्मूले आपको बताएंगे, इन फार्मूलों को आप तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि आज के इस जो वीडियो है, इसमें पहली बात तो ये बड़ी वीडियो होगी। मतलब इसमें 35 क्वेश्चंस, अभी तक के जो लेक्चर्स हैं उसमें हम 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तक कवर करते थे, 10 क्वेश्चन हो जाते थे। लेकिन आज के इस अकेली वीडियो में हम 35 क्वेश्चंस, मतलब मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस आज के इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। बस आपको हमसे जुड़े रहना है। जितने भी लोग हो, सब लोग आप लोग जुड़ जाइए। क्योंकि हमारे पास मोबाइल मात्र एक ही है। जिस मोबाइल से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमें दूसरे का कमेंट तुरंत दिखाई नहीं दे रहा है कि अभी कौन जुड़ चुका है और कौन लाइक कर चुका है। अगर आपने हमें लाइक अभी नहीं किया तो उसको आप लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि हाँ, जितने भी लोग मतलब इस बार के ऑनलाइन एग्ज़ाम में देने वाले हैं उनको मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं वो उनको भी क्वेश्चंस, आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो सके, इसके लिए आप शेयर कर दीजिए। कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आप लाइक डिसलाइक अभी नहीं करना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगेगी तो आप इसे डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन डिसलाइक अगर कीजिएगा तो करने के साथ साथ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आखिर आपको इस वीडियो में क्या दिक्कत लगी और क्या परेशानी हुई जिसकी वजह से आपने हमारे वीडियो को डिसलाइक किया है। तो स्टूडेंट्स, सभी लोग लाइक कर दें। हमारी उम्मीद यही है कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। जो पॉइंट इन स्पेस है, प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है, इन सभी के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आज की इस अकेली वीडियो को देखने के बाद ये मान के चलिए कि टोटल आज की केवल हम वीडियो की बात कर रहे हैं, आपको 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उससे 15 क्वेश्चन, और इस अकेली वीडियो से, चूँकि आज की ये वीडियो में ज़्यादा प्रश्न होंगे। अभी तक के जो वीडियोज़ होते थे उसमें हम 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एक एवरेज में बताते थे। आज की इस अकेली वीडियो में हम 35 प्रश्न बताएंगे। तो इससे आपको 3 चैप्टर जो 3D है, मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट इन स्पेस यानी अंतरिक्ष में बिंदु है, और स्ट्रेट लाइन है यानी कि सरल रेखा है, प्लेन यानी कि समतल है, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद
आपको मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लगेगा कि हाँ, अब हमारा जो ऑनलाइन मैथमेटिक्स वाला जो एग्ज़ाम होगा, स्पेशली हम चूँकि मैथमेटिक्स की वीडियो बनाते हैं, तो अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो आपको लगेगा कि हाँ, अब हमारी मैथमेटिक्स की अच्छी तैयारी हो चुकी है। बस एक काम छोटा सा आपको करना ये है कि जितने भी प्रश्न बताएंगे उस सारे क्वेश्चंस को एक कॉपी पे लिखते रहना है। लिख लीजिए, चाहे तुरंत लिख लीजिए, या तो वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाएगी उसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा, और फार्मूले साथ में जो हम बताते रहेंगे उन फार्मूलों को आप एक जगह पे नोट कर लीजिएगा, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। लिखा है बिंदु 5, 4, -3 के समतल YZ में प्रतिबिंब क्या होगा। बिंदु कौन सा दिया है? बिंदु दिया है 5, 4, -3। ये जो है इसका हमसे पूछना है, ये जो प्लेन दिया है YZ में इसका इमेज क्या बनेगा। जो YZ प्लेन होगा, समतल YZ में प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसकी इमेज पूछ रहे हैं YZ में। तो हमेशा आप जान लीजिए कि जब भी आपसे XY दिया हो, जिसके बारे में बात कर रहा हो, उसको तो एज इट इज रहने देना है। X इसमें नहीं लिखा है तो जो नहीं लिखा होगा उसका साइन प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब करना क्या है, इसमें YZ की बात कर रहा है तो X जो नहीं लिखा है, अगर ये 5 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा -5। Y और Z वाला एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 5 वाला हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब अगर यही चीज़ कह रहा होता, सपोज करिए, ये तो हमारा आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें YZ की बात कर रहा था। तो जिसमें हम इमेज पूछ रहे होते हैं, XY का YZ का पूछ रहे हैं, इसमें X नहीं है, तो जो नहीं है उसके सामने अगर ये 5 है तो ये -5 हो जाएगा। माइनस में लिखा होता तो ये प्लस हो जाता। और YZ के बारे में कह रहे हैं इसका इमेज, तो Y और Z वाला चीज़ वही रहेगा। सपोज करिए XY का पूछ रहे होते तो X और Y तो सेम रहेगा। X जो लिखा है, Y जो लिखा है वो तो सेम रहेगा। Z जो नहीं दिया है उसमें देखिए, उसमें जो भी हो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। -3 लिखा है तो ये +3 हो जाएगा। तो ये हो जाता है XY का। और अगर हम इससे कहते हैं कि XZ यानी कि ZX का अगर पूछते तो ZX में Y नहीं है तो Y वाले का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब X वही रहेगा, Z वही रहेगा। X वही है, Z भी वही रहेगा, केवल Y वाला चेंज होगा, क्योंकि जो इसमें ना हो अगर इमेज निकाली जाती है तो Y नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, -4, मतलब साइन उल्टा हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम अब लोग 66 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम रब किए दे रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, जो कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा है बिंदु 4, 6, -3 और -8, -6 और 3, इसका हमसे क्या पूछ रहे हैं, मध्य बिंदु पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, मध्य बिंदु। तो जब भी आपसे मध्य बिंदु पूछा जाए तो आपको करना क्या होता है, चाहे वो 2D में हो चाहे वो 3D में हो, कोई मतलब नहीं है। 3D का मतलब इसमें XYZ दिया होता है, 2D का मतलब होता है उसमें 2 ही दिया होता है, X और Y। तो इसमें कुछ भी आपको नहीं करना। मध्य बिंदु के बारे में अगर पूछा जाए तो पहले और पहले वाले को जोड़ करके 2 से भाग कर दो। तो भैया 4 और -8 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और -8 को जोड़ेंगे तो -4 होगा। -4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। ऐसे ही दूसरे वाले को जोड़ो तो भैया 6 और -6 को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को 2 से भाग करोगे तो कितना होगा, 0 होगा। -3 और +3 को जोड़ोगे तो क्या होगा, 0, और 0 को जब 2 से भाग करोगे तो ये 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब जब भी मध्य बिंदु निकालना हो, पहले वाले को जोड़ के 2 से भाग कर दो, दूसरे वाले को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तीसरे वाले को जोड़ के 2 से भाग कर दो। जो भी आ जाए वही हमारा मिड पॉइंट होता है, यानी कि मध्य बिंदु होता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो 4th नंबर ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 67 पे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हम तरीका बताएंगे कि हाँ, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कैसे जान पाएंगे कि हाँ कैसे उसको सॉल्व करना है, और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपको हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ये थोड़ी बड़ी क्लास होगी, लेकिन हाँ आज की वीडियो देखने के बाद आपको अपने मैथमेटिक्स सिलेबस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लगेगा कि हाँ अब हमारा मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा जो इस बार के ऑनलाइन एग्ज़ाम में होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। 60 मिनट का टाइम होगा, यानी कि 1 घंटे का समय होगा। उस 1 घंटे में ही 25 क्वेश्चंस करना है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चक्कर में परेशान हैं कि हम कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, कैसे जान पाएंगे, कैसे करना होगा। तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। पेपर जो होगा वो आप बहुत आसानी से दे ले जाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत ये है कि क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत होगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर ये मेरी गारंटी है कि आप मैथमेटिक्स में ये मानेंगे कि हाँ भाई 3D आज पूरा हम पोर्शन क्लियर करेंगे, पूरा यूनिट हमारा आज जो है क्लियर होगा। और आज की वीडियो जो पॉलिटेक्निक ऑनलाइन एग्ज़ाम की हम बना रहे हैं ये इसकी अंतिम वीडियो होगी, क्योंकि आज के बाद से हमारा सिलेबस ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे। तो हमारा ये काम, ये कोर्स हमारा आज यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। इसको क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ए दिया है 1 2 3, बी दिया है 2 3 4 और सी दिया है 6 7 8 हैं। मतलब एक त्रिभुज है, ऐसे ही बना है त्रिभुज। ये ए है शीर्ष, तो 1 2 3, बी दिया है 2 3 4 और सी दिया है 6 7 8, ये दिया है। तो आपको बताना है कि उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। केंद्रक का निर्देशांक, तो केंद्रक के लिए आपको कुछ नहीं करना है। केंद्रक जब भी पूछा जाए तो ये हमने तो ये फिगर बनाया है, आपको एग्जाम में फिगर विगर नहीं बनाना है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अगर त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, ये तो हमने बना दिया, अगर आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं तो कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली एक काम करना है कि पहला 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 इन तीनों को जोड़ दो, 3 से भाग कर दो। क्योंकि इसका फार्मूला होता है, अगर हम इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 और इसको x3 y3 z3 कह दें, तो x1 + x2 + x3 y3 कामा y1 + y2 + y3 y3 कामा z1 + z2 + z3/3 होता है। मतलब ये फार्मूला, तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर आप इस फार्मूले को नोट करना चाहते हैं तो तुरंत आप कॉपी पे इसको लिख लीजिए। x1 यानी पहला पहला पहला, तीनों को जोड़ दो और 3 से भाग कर दो। तो भैया हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एग्जाम में आएगा तो कोई फिगर विगर बैठ के थोड़ी ना बनाना है, क्योंकि हमें रब पे कम से कम काम करना है। और जितना आप रब पे कम से कम काम करेंगे उतना ही आपका बढ़िया पेपर होगा, क्योंकि आपका समय बचेगा। तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 3 आ जाएगा। इसके बाद 2 3 और 7 इसको ऐड करो तो 2 और 3 5, 5 7 12, 12 को 3 से डिवाइड किया तो आया 4, 3 और 4 7 और 8 15, 15 को 3 से किया तो कितना आया 5। तो यही केंद्रक हो जाएगा हमारा, कितना 3 4 5। इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन दिया है 68 नंबर क्वेश्चन दिया है, दिक्कोज्या में संबंध होता है। दिक्कोज्या होती क्या है, पहले हमको इसके बारे में जानना है कि आखिर दिक्कोज्या और द्विक अनुपात, द्विक कोण, ये सब होते क्या हैं। पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो कन्फर्म है कि एग्ज़ाम में पूछेगा। तो सबसे पहली बात होती है कि दिक्कोज्या क्या होती है। तो द्विक कोण पहले हम लोग जानते हैं। मान लीजिए ये देखिए लिखा है, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हम लोग, चलिए इसको ऐसे बना लें, इसको हम लोग इधर जेड एक्सिस बोल देते हैं। ठीक, इसको हटा दें, इसको हटा दें, सिर्फ पॉजिटिव वाला देख रहे हैं। और कोई एक रेखा है, जब कोई रेखा जो एक्स अक्ष है इसको तो हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, और ये एक रेखा है, इसका नाम हम रख दें ओ ए। तो जो रेखा होती है वो अक्षों के साथ ओ एक्स अक्ष, ओ वाई और जेड अक्ष के साथ जितना एंगल बनाती है उसको बोलते हैं द्विक कोण। यानी कि एक्स एक्सिस के साथ इसने कितना बनाया, मान लो अल्फ़ा बनाया, वाई एक्सिस के साथ इसने कितना बनाया, मान लो बीटा बनाया, और जेड एक्सिस के साथ इसने कितना बनाया, गामा बनाया। तो ये जो
जो रेखा है वो अक्षों के साथ यानी कि OX, OY और OZ अक्षों के साथ जितना कोण बनाती है, धन दिशा की बात कर रहे हैं, सिर्फ x अक्ष की धन दिशा, y अक्ष की धन दिशा से जितना कोण बनाती है, इसको हम लोग बोलते हैं द्विक कोण यानी कि डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। हम इसको एक नाम देते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। मतलब आपको एक सिंपली अगर कोई आपसे पूछे कि द्विक कोण क्या होता है तो क्या बोलेंगे आप? जब कोई रेखा अक्षों के साथ जितना कोण बनाती है, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, चूँकि हम तीनों अक्ष की बात करेंगे चूँकि हम लोग 3D पढ़ रहे हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष से जितना कोण बनाती है उसी को हम लोग बोलते हैं द्विक कोण। हम लोग फिलहाल इन जनरल इसको मान लेते हैं x अक्ष के साथ ये अल्फ़ा कोण बनाती है, y अक्ष के साथ यही रेखा बीटा कोण बनाती है और z अक्ष के साथ ये कितना बनाती है? गामा कोण बनाती है। तो अल्फ़ा, बीटा और गामा जो लिखा है ये क्या है? द्विक कोण है। क्या है? द्विक कोण। और इन्हीं में अगर हम लोग कोज्या मिला दें, कोज्या मतलब कास, इन्हीं कोणों की कोज्या, तो ये क्या हो जाएगा? कोज्या लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कास अल्फ़ा हो जाएगा, ये कास बीटा हो जाएगा और ये कास गामा हो जाएगा। यही क्या कहलाता है? द्विक कोज्या कहलाती है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कास अल्फ़ा को L कह देते हैं, कास बीटा को M कह देते हैं, कास गामा को N कह देते हैं। शॉर्टकट में कास अल्फ़ा को L कह दिया, कास बीटा को M कह दिया और कास गामा को हमने N कहा। ठीक, तो ये क्या हुआ? कास अल्फ़ा, कास बीटा, कास गामा क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइन यानी कि द्विक कोज्या कहलाएंगे। और जो डायरेक्शन कोसाइन यानी कि जो द्विक कोज्या होती है, इसके जो मान होते हैं, जो भी मान होगा, इसका संख्याओं के मतलब अनुपात जो होगा संख्याओं का, वो क्या कहलाएगा? इसका द्विक अनुपात कहलाएगा। द्विक कोज्याओं के मानों में आनुपातिक संख्याएं रेखा की द्विक अनुपात कहलाती हैं। अब पहले हम तीनों चीज़ों को एक बार फिर से हम बताए दे रहे हैं। 3 चीज़ें हो गई, एक द्विक कोण, एक द्विक कोज्या, तीसरा द्विक अनुपात। तो द्विक कोण क्या होता है? जब कोई रेखा अक्षों के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं द्विक कोण। सीधी सीधी बात आप याद रखिए, जब कोई रेखा अक्षों के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं द्विक कोण। अब अक्षों का मतलब x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, 3 अक्ष हैं। तो x अक्ष के साथ मान लो अल्फ़ा बनाया, y अक्ष के साथ इसने बीटा बनाया, z अक्ष के साथ इसने गामा बनाया। तो ये अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या है? द्विक कोण है। और इन्हीं जो कोण है, द्विक कोण जो आए हैं, इसमें हम कोज्या लगा देंगे तो ये बन जाएगा द्विक कोज्या। ठीक, यानी कास अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा में लगाया तो कास बीटा और ये हो गया कास गामा। ये हुआ L, ये हुआ M, मतलब कास अल्फ़ा को हम लोग शॉर्टकट में L, कास बीटा को शॉर्टकट में M और कास गामा को शॉर्टकट में हम लोग N कहते हैं, L, M, N। ये 3 क्या हैं? द्विक कोज्या हैं। और द्विक कोज्या के मानों में आनुपातिक संख्याएं रेखा की क्या कहलाती हैं? द्विक अनुपात कहलाती है। अब ये बात आपको थोड़ा समझा दें। मतलब मान लीजिए 3 आनुपातिक संख्याएं हैं A, B और C। इन जनरल A, B और C को हमने मान लिया। तो जो पहला है द्विकोज्या, इसको हमने A से डिवाइड किया बराबर M/B और N/C। तो इन तीनों का अनुपात अगर बराबर आ गया तो यही A, B, C क्या कहलाएंगी? द्विक अनुपात कहलाएंगी। जो 3 द्विक कोज्या होती हैं L, M, N, और जो हमने 3 संख्याएं लिया A, B, C, तो L/A की वैल्यू M/B के बराबर हो जाए और इसकी वैल्यू N/C के अगर बराबर आ गया तो यही ABC क्या कहलाएंगी? द्विक अनुपात कहलाएंगी। यहाँ से हम लोग अगर निकालना चाहें तो L बराबर निकालते हैं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा प्लस माइनस अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C² होता है। ये लिख लीजिए, ये हुआ द्विक कोज्या और ये हुआ ABC क्या हो गया? द्विक अनुपात बन गया। तो द्विक कोज्या और द्विक अनुपात में क्या संबंध होता है? यही संबंध होता है। यहाँ पर A लिखा है, जब M बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस B/, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसको रफ कर दें हम, √A² प्लस B² प्लस C² और N = प्लस माइनस C/√A² प्लस B² प्लस C²। इसको आप एक जगह पे नोट कर लीजिए। नोट करने में आपको ये मिलेगा कि ABC यहाँ पर क्या है? द्विक अनुपात है। L, M और N क्या है? यहाँ पर द्विक कोज्या है। तो जब आपको
द्विक अनुपात दिया हो और द्विकोज्या पूछ रहा हो तो यही फार्मूला लगाएंगे। एल बराबर प्लस माइनस, देखिए नीचे डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, यहाँ पर एल है तो ए रहेगा बराबर में ए प्लस माइनस ए, यहाँ पर है प्लस माइनस बी और यहाँ पर है प्लस माइनस सी। सिर्फ ए बी सी की चेंजिंग होगी जब आपको द्विक अनुपात दिया होगा और द्विकोज्या निकालना होगा। एक बात हम आपको खास इसमें एक चीज़ ये बता दें कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि अगर कह दिया जाए तो कास स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर बीटा और प्लस कास स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। इस चीज़ को हमने आपको फार्मूला इसलिए बताया क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न अभी आपको मिलने वाले हैं। ये फार्मूला एक जगह आप अच्छे से लिख लीजिए। ए बी सी हमेशा याद रखिए आपको क्या है, द्विक अनुपात है। एल एम एन आपका क्या है, द्विकोज्या है। और द्विकोज्या में रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। यानी कि कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 68 अब व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा वो क्या लिखा है, द्विकोज्या में संबंध होता है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब 4th नंबर जो इसका ऑप्शन दिया है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। एक्स अक्ष की द्विकोज्या होती है। एक्स अक्ष की द्विकोज्या क्या होती है, हमेशा आप याद रखिए कि एक्स अक्ष की द्विकोज्या होती है 1 0 0। अगर वाई अक्ष का पूछते ये तो हुआ एक्स अक्ष का, वाई का पूछते तो क्या हो जाता 0 1 0, और जो जेड अक्ष का होता है वो होता है 0 0 1। तो फिलहाल हमसे एक्स अक्ष की द्विकोज्या पूछी गई है तो याद कर लीजिए इसको 1 0 0। इसका मतलब इसका जो 3rd नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 2 रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि, तो अगर कोई 2 रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो जो द्विकोज्याएं हैं, मतलब 2 रेखाओं की बात है, तो जब ये एक ही रेखा में एल एम एन मिलेगा, एक ही रेखा में 3 द्विकोज्याएं होती है, एल होता है एम होता है एन होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो जब 2 रेखाएं होंगी तो इसको हम रब करके दिखाएं, इसको पहले रब कर दें। तो मान लीजिए पहली वाली जो रेखा है वो L1 उसका है द्विक अनुपात M1 है और N1 है, और जो दूसरी रेखा है उसका है L2 M2 N2। तो अगर कोई 2 रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उसके लिए क्या होता है, L1 यानी पहले का पहले से प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। जब भी कोई 2 रेखाएं एक दूसरे के यानी परस्पर लंब होती हैं तो जो L1 L2 है ये पहली रेखा की द्विकोज्याएं हैं, ये दूसरी रेखा की द्विकोज्या है। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान 0 होगा अगर, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के परस्पर लंब होंगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अगर कोई 2 रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो उसके लिए क्या होता है, L1 अपान L2 बराबर M1 अपान M2 बराबर N1 अपान N2 होता है। ये समांतर के केस के लिए है। तो इसी लंब वाले ही फार्मूले के साथ साथ आप समांतर वाले की जो सूत्र है इसका तो वो लिख लीजिए कि अगर कोई 2 रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो ये कंडीशन होता है, और अगर परस्पर समांतर होती हैं तो L1 अपान L2 की वैल्यू M1 अपान M2 के बराबर होगा और वो बराबर होगा N1 अपान N2 के। तो अगर ऐसा होगा तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर कहलाएंगी। तो इसमें जो 70 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, जहाँ कहीं भी मिलेगा हमारा वही आंसर सही होगा। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, इसका मतलब जिसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 71, उस 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो जिसकी दिक्कोज्याएं 3/7 -6/7 और 2/7 तथा 2/3 -2/3 और -1/3 हैं। तो सबसे पहले इसको हम रब किए दे रहे हैं, इसको रब कर दें और आपको बता दें कि अगर हमको द्विकोज्या दिया है तब कोण कैसे निकालते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम बताने जा रहे हैं कि जब आपको द्विक अनुपात दिया होगा तब कोण के बारे में पूछ रहा होगा तो क्या करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन को जो फार्मूला है वो अच्छे से एक जगह नोट कर लीजिएगा। ये आप मान के चलिए दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना तय है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का ये होता है।
तो उन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है जिसकी दिक् कोज्याएँ कितना कितना दिया है भैया। चूँकि दो रेखाएं हैं तो हम पहली वाली रेखा को नाम देंगे L1 M1 और N1, और जो दूसरी वाली रेखा है इसके कोण को नाम देंगे L2 M2 और N2। L1 कितना है 3/7, M1 कितना है -6/7 और N1 कितना है 2/7। फिर L2 कितना है 2/3 है, M2 कितना है -2/3 है और N2 कितना है -1/3। हमसे क्या पूछ रहे हैं, कोण बता दो। द्विकोज्या दिया है, हमको कोण बताना है। तो जब भी आपको द्विकोज्या दो रेखाओं की दी हो, L1 M1 M1 ये पहली रेखा की दिक्कोज्याएँ हैं, L2 M2 N2 ये दूसरी रेखा की दिक्कोज्याएँ हैं, और कोण पूछ रहा है। ये बात आप ध्यान समझ लीजिए कि जब भी आपको पहली रेखा की दिक्कोज्या दिया हो, दूसरी रेखा की दिक्कोज्या दिया हो, तो कोण निकालने का फार्मूला होता है cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यही फार्मूला आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है। मतलब अगर पहले रेखा की दिक्कोज्या दिया है, दूसरे रेखा की दिक्कोज्या दिया है, तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 इन सबको आप जोड़ दीजिए, जो भी आएगा देखा जाएगा। cos थीटा बराबर है, तो L1 की वैल्यू कितनी है 3/7 है, L2 की वैल्यू कितनी है 2/3 है। इसको देखिए, M1 की वैल्यू -6/7 है, इसकी -2/3 है, N1 की वैल्यू 2/7 है, और इसको ब्रैकेट में लिख दें चूँकि माइनस में है। गुणा करिए, 7 × 21 3 दूनी 6, 6/21 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाहर भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 6 दूनी 12/21। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 कम 2/21। इसको लासा बराबर है तो इसको आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। 12 और 6 18 हो जाएगा, 18 में से 2 चला गया तो बचेगा 16, 16/21। ये आया आपका cos थीटा। cos थीटा बराबर हमसे कोण पूछ रहे हैं, तो थीटा बराबर ये cos, चूँकि कोई स्टैंडर्ड मान तो आया नहीं है तो cos को उधर लेके जाना है। cos इनवर्स 16/21। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन 16/21, थीटा बराबर cos इनवर्स 16/21। इसका मतलब इसका जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अब देखते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं, तो इस फार्मूले को आप एक जगह पे नोट कर लीजिएगा। जब दिक्कोज्या दिया हो तब कोण निकालने का ये फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम इसको अब कर दे रहे हैं रफ। देखते हैं क्वेश्चन, उन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो जिनके द्विक अनुपात 12, 8 और 9 तथा 3, -4 और 0 है। अब हमसे क्या दिया है, द्विक अनुपात दिया है। हमने आपको बताया था कि जब आपको द्विक अनुपात दिया होगा तो आप याद रखिएगा ABC। अब चूंकि दो रेखाएं हैं तो पहले वाली जो रेखा है उसके द्विक अनुपात मान ले A1 B1 C1, और दूसरे वाले मान ले A2 B2 और C2। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं A1 B1 C1, चूँकि द्विक अनुपात दिया है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, और A2 B2 C2। तो पहली वाली रेखा का जो द्विक अनुपात दिया है वो कितना दिया है भैया, 12, 8 और 9 दिया है। दूसरी वाली जो रेखा है उसका द्विक अनुपात कितना दिया है, 3, -4 और 0 दिया है। अब जब हमें द्विक अनुपात दिया होता है और कोण बताना होता है, तब हमारा फार्मूला होता है cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये होता है फार्मूला कब, जब हमें द्विक अनुपात दिया हो। क्या दिया हो, द्विक अनुपात अगर दिया है तो कोण निकालने का फार्मूला हमारा होता है cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसको भी आप फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं भी आप नोट कर रहे होंगे, इसको आप लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट कर देने, A1 A2 यानी कि इसको गुणा कर दो, 12 × 36, इसको गुणा करो 8 चौको 32, तो ये -32 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, -32। इसको आप करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा कुल मिला के, अपान A1 का स्क्वायर B1 स्क्वायर C1, यानी तीनों का स्क्वायर करके जोड़ो, 12 बार हम 144 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इस पर आप देखिए A2 स्क्वायर 3 × 9
-4 का स्क्वायर करेंगे तो ये +16 ही हो जाएगा और इसका 0 होगा। 36 में से 32 गया तो बचेगा ऊपर 4। इसको आप देखिए, इसको ऐड करिए, 4 4 8 और 1 9, यहाँ पे 4 6 4 10 और 8 18 के 8 आता है 1 और 1 2, और यहाँ पर 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे बचा 4। 289 ये 17 का होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 17 × 5 = 85, यानी आ जाएगा 4/85। कोण पूछ रहे हैं तो ये जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है, कास थीटा के बराबर आई है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 4/85। इसका मतलब इसका ऑप्शन चेक करते हैं भैया, इसका ऑप्शन 4/85, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा वही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। लिखा है बिंदुओं 7 1 2 तथा 1 -1 5 को मिलाने वाली रेखा के द्विक अनुपात हैं। तो सबसे पहले इसको हम रफ किए दे रहे हैं, रफ कर दें। दो बिंदुओं को, एक बिंदु दिया है 7 1 2 और 1 -1 5, इसको मिलाने वाली रेखा के द्विक अनुपात हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि दो बिंदु को मिला के इसका द्विक अनुपात, इन दोनों रेखाओं को, जब इन दोनों बिंदुओं को आपस में आप ज्वाइन करेंगे तो इसका द्विक अनुपात क्या आएगा। तो द्विक अनुपात निकालने के लिए ये दोनों बिंदु जो दिए हैं हमसे क्या पूछ रहे हैं, द्विक अनुपात। तो द्विक अनुपात के लिए कुछ नहीं करना होता है, पहले में से इसको पहला घटा दीजिए, मतलब ये x1 y1 z1। अब चूँकि ये क्या दिया है, हमको जो दिया है ये 2 पॉइंट हैं, मतलब ये दोनों क्या दिए हैं, पॉइंट हैं। तो पॉइंट हैं, इसको हम x1 y1 z1 मान लें, इसको x2 y2 z2 मान लें। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 यानी 1 - 7 कामा y2 - y1 यानी -1, ये भी -1 हो जाएगा, घटेगा जब 5 - 2 यानी कि z2 - z1 यानी 5 - 2, यही हो जाएगा हमारा द्विक अनुपात। ये कितना आ जाएगा, -6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3, यही हमारा बनेगा क्या, द्विक अनुपात। यानी कि कुछ नहीं करना होता है। अगर हमें दो बिंदु दिया है और द्विक अनुपात पूछ रहे हैं कि इसको अगर इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे तो इसका द्विक अनुपात क्या होगा। तो सेकंड वाले में से, मतलब फर्स्ट में से फर्स्ट घटाओ, सेकंड में से सेकंड घटाओ, थर्ड में से थर्ड घटाओ, वही होता है हमारा द्विक अनुपात। तो इसका ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा होगा -6 -2 3 -6 -2 3, इसका मतलब फोर्थ नंबर जो इसका ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। अगर हमसे द्विक अनुपात के बजाय अगर वही 2 पॉइंट दिए होते और उनसे हमसे द्विक अनुपात पूछा जाए तब तो काम बड़ा आसान है, घटा दिया, काम खत्म, द्विक अनुपात हमारा निकल आया। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता कि 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के द्विक कोज्या बता दो क्या होगा, तो द्विक कोज्या के लिए क्या करेंगे, द्विक कोज्या के लिए हमें करना होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 आपको व्हाइट बोर्ड पे आप दिखाई दे रहा होगा कि 4 8 3 9 -2 -7 यही दिया है। इसको मिलाने वाली, अभी अगर द्विक अनुपात पूछा जाता है यानी कि डायरेक्शन रेशियो अगर पूछा जाता तो क्या करते, इसमें से इसको घटा देते, इसमें से इसको घटा देते, इसमें से इसको घटा देते। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं, द्विक कोज्या पूछ रहे हैं। और भैया जब भी आपसे द्विक कोज्या पूछी जाती है तो पहले आप ध्यान से एक बात समझ लीजिए, हमें द्विक कोज्या पूछा हो या द्विक अनुपात पूछा हो, द्विक अनुपात पूछेगा तब तो काम बड़ा आसान है। लेकिन अगर आपसे द्विक कोज्या के बारे में पूछ रहा है तो आपको पहले द्विक अनुपात ही निकालना पड़ता है। अगर 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का द्विक कोज्या यानी कि डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पूछा गया तो पहले आपको द्विक अनुपात ही निकालना पड़ेगा, पहला काम तो वही होगा। तो 7 - 4 ये हो जाएगा 5, -2 - 8 ये हो जाएगा -10, -7 - 3 ये भी हो जाएगा -10। ये मिल गया हमें द्विक अनुपात। ये क्या मिला, द्विक अनुपात। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी। हम जानते हैं, आपको अभी बताया है कि द्विक अनुपात को हम लोग शॉर्टकट में ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने पहले वाले को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, तीसरे को सी। लेकिन भैया हमसे द्विक अनुपात के बारे में थोड़ी ना पूछा गया है, हमसे पूछा गया है द्विक कोज्या क्या होगी। तो द्विक कोज्या भैया निकालने के लिए अभी हमने फार्मूला बताया था, अगर हमें द्विक अनुपात दिया हो और द्विक कोज्या निकालना हो तो इसके लिए हमने आपको बताया था a/√a² + b² + c²। तो वही काम करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा प्लस माइनस लगाएं, या कभी कभी
क्वेश्चन में प्लस माइनस नहीं लगा होता है, तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो उसमें ऑप्शन में अगर प्लस माइनस लगा के दिया तो अच्छी बात, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम लोग प्लस वाला ही मान के चले। तो इसको छोड़ दे रहे हैं, अभी छोड़ दे रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी है 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 25 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। इस माइनस 10 का स्क्वायर भैया 10 हो या माइनस 10 हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 5/100 और 100 और 200, 200 में 25 जुड़ा तो 225, 225 का वर्गमूल होता है कितना 15 होता है। तो इसको काटे पीटेंगे तो 5 तियाँ 15 यानी 1/3 आ जाएगा। अब आपको एक काम करना है, जब m बराबर निकालने लगिए तो हमने आपको अभी बताया था एक फार्मूला कि m बराबर b अपान, और अपान में वही रहता है। तो b की वैल्यू डायरेक्ट लिखो, कितना है -10 है, और अपान में कितना, इसकी वैल्यू कितनी आई थी अभी 15 आई थी, तो 15 लिख दो। 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ये हो जाएगा -2/3। और n बराबर क्या बताया था c अपान, और अपान में वही रहता है। c की वैल्यू कितनी है -10, और अपान में वही चीज़ है, तो ये हो जाएगा 15। 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, यानी l की वैल्यू मिली 1/3, m की वैल्यू मिली -2/3, n की वैल्यू भी मिली कितनी -2/3। तो 1/3 -2/3 और -2/3, ये तीनों जो होंगी वो क्या होंगी, द्विक कोज्या होंगी। तो 1/3 -2/3 -2/3, इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही इसका करेक्ट आंसर है। तो आप जान लीजिए कि अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का की दिक् कोज्या पूछी गई है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा लो, वो हो गया हमारा द्विग अनुपात। और जब द्विग अनुपात निकल आवे तो हमें l बराबर ये फार्मूला लगा देना है, m बराबर b अपान इतना ही लिख देना है, और c अपान इतना लिख देंगे तो वो n की वैल्यू हो जाएगी, वही हमारी दिक् कोज्या होगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि 74 नंबर तक आपको अभी तक शायद किसी क्वेश्चन में समस्या नहीं रही होगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, किसी भी तरह का मैथमेटिक्स से रिलेटेड डाउट हो, कुछ पूछना हो, जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो हम आपको जब भी बाद में हम इसको देखेंगे कि तो हम जो भी आपने क्वेश्चन पूछा होगा उसका हम प्रॉपर जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इस पेज का काम ख़त्म हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपको वाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्या 60 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री किसी रेखा के द्विकोण हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो देखिए, पहले तो इसको हम लोग रफ कर दें। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए और पूछ रहे हैं हाँ कि नहीं, कि पता नहीं, कि इनमें से कोई नहीं, मतलब 60 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री किसी रेखा के द्विकोण यानी कि डायरेक्शन एंगल बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, तो आपको ये चेक करना हो जब भी आपको कि 3 एंगल दिया हो और ये पूछ रहे हो ये डायरेक्शन एंगल हो सकते हैं किसी भी रेखा के कि नहीं हो सकते हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि ये फार्मूला देख लेना है, कास स्क्वायर अल्फ़ा, कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा बराबर 1 अगर आ जाए, ये पहली वाली जो वैल्यू दिया है, सपोज करिए अल्फ़ा है, दूसरा ये जो है इसको बीटा माने और इसको क्या मान लें, गामा मान लें, और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू रख के चेक कर लें। अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो ये डायरेक्शन एंगल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 120। तो भैया कास 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, स्क्वायर कर दो। कास 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर कर दो। कास 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है। आप सभी लोग जानते होंगे कास 120 की वैल्यू। अगर आप डायरेक्टली नहीं जानते हैं, पहली बात तो डायरेक्टली आप याद कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो कास 90 + 30 करके आप निकाल लीजिएगा, -1/2 ही होती है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। जब इन सब को ऐड करेंगे तो भैया ये देखिए 1/4, इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, सबका एलसीएम बराबर हो जाएगा। ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, यानी कि 4/4 हो जाएगा। 4/4 का मतलब 1 आ जाएगा। 1 अगर आ गया तो इसका मतलब ये डायरेक्शन एंगल हो सकता है। इसका आंसर फर्स्ट वाला सही होगा कि यस, ऐसा हो सकता है कि ये तीनों एंगल एक ही रेखा के डायरेक्शन एंगल हों। अब भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या लिखा है। यदि बिंदु 2 3 4 -1 -2 1
5 लैम्डा 7 समरेखीय हैं, तो लैम्डा का मान बताओ। समरेखीय में जानते हैं क्या होता है, जब कोई 3 पॉइंट समरेखीय होते हैं, जब कोई 3 पॉइंट समरेखीय हो मतलब एक ही रेखा में होंगे। तो अगर आप ऐसे कोई पॉइंट बना लें, ऐसे बना लें और इन रेखा से इस तीनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे तो कभी त्रिभुज नहीं बन पाएगा। देखिए त्रिभुज जब बनता है तो उसके लिए 2 पॉइंट तो एक रेखा में हो, वो तो होंगे ही होंगे, कोई भी 2 पॉइंट कहीं भी ले लें, एक वो एक रेखा में आ जाएंगे। लेकिन वो तीसरा पॉइंट अगर थोड़ा सा हट के है तो हम एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, थोड़ा सा भी हट के। 2 तो रहबे करेंगे एक रेखा में, वो तो सोचने वाली बातें नहीं है। तीसरा पॉइंट अगर उसी रेखा में नहीं हुआ, थोड़ा भी ऊपर नीचे दाहिने बाएं कहीं और लिख लें, एक ही रेखा में नहीं हुआ तो हमारा त्रिभुज बन पाएगा। और अगर तीनों पॉइंट एक ही रेखा में होंगे मतलब समरेखीय, सम मतलब समान, रेखीय मतलब रेखा, समान रेखा में ही तीनों पॉइंट अगर लाई कर रहे हैं तो हमारा त्रिभुज नहीं बन पाएगा। और जब त्रिभुज नहीं बन पाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जब है ही नहीं, बन ही नहीं पा रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो जब भी आपको समरेखीय के बारे में दिया हो कि 3 पॉइंट समरेखीय हैं मतलब कोलिनियर हैं, मतलब समरेखीय को अंग्रेजी में बोलते हैं कोलिनियर। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में समरेखीय के बारे में दिया हो, कोलिनियरिटी के बारे में दिया हो, तो आप जान लीजिए कि त्रिभुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, 0 होता है, मतलब 0 होता है। तो ये जो 3 पॉइंट दिए हैं, पहले तो इन तीनों पॉइंट को लिख लें, 2 3 4, -1 -2 1, 5 लैम्डा और 7, ये तीनों पॉइंट क्या है, समरेखीय हैं। तो अगर 3 पॉइंट समरेखीय होंगे तो उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अब 2D में करना आसान होता है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो वहाँ पर तो फार्मूला हम लगाना जानते हैं, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2, ये तो लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, ये x3 y3 z3 है, मतलब ये 3D की बात हो रही है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि समरेखीय दिया है तो उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से हमको लैम्डा का मान होता है। तो अगर x1 y1 z1 मतलब ये 3D में अगर निकालना हो आपको, तो निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसको आप a मान लें, इसको आप b मान लें, इसको आप c मान लें। पहले आप निकालें ab, क्या निकाल लें आप, ab निकाल लें। ab कैसे निकाला जाएगा, जब भी आपको 3 पॉइंट जब इस तरह से दिए हों जिसमें कितने कोऑर्डिनेट हो, 3 हो, x y और z, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो हम आपको क्या बताए हैं, ए बी पहले आप निकालिए। ए बी का मतलब b माइनस ए होता है, ए बी का मतलब होता है b माइनस ए। तो इसमें से इसको घटाइए, -1 -2, ये घटाएंगे जब इसको तो ये हो जाएगा -3। -2 में से -3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 1 में से 4 जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, इसको आप लिख लें। ऐसे ही निकालिए आप ए सी निकालेंगे, यानी ए है सी, इसमें से इसको घटाना होता है, यानी कि जो बाद में लिखा होता है उसमें से हमें पहले वाले को घटाना होता है। तो आपको क्या करना है, 5 में से 2 गया, 3 बचा, लैम्डा में से 3 गया तो लैम्डा -3, और 7 में से 4 गया तो बचा 3, ये चीज़ आ गई। अब आपको एक छोटा सा ये काम करना है, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी निकालना होगा। अब चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या, 0 है। क्यों 0 है, चूंकि समरेखीय है। समरेखीय है इसका मतलब 3 पॉइंट एक रेखा में, त्रिभुज का क्षेत्रफल बन ही नहीं पाएगा, मतलब त्रिभुज ही नहीं बन पाएगा। अब जब त्रिभुज बनेगा नहीं, इसका मतलब त्रिभुज होवे नहीं करेगा, है ये नहीं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग 0, यानी कि ये वाला 1/2 कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, यानी ए बी क्रॉस ए सी बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमें ये निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आप जानते होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सारणिक पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा। यहाँ पर लिखिए i, यहाँ लिखिए j, यहाँ लिखिए k। जो पहला वाला आया है, ये आया है -3 -5 -3, -3 -5 -3। दूसरा आया है 3 लैम्डा -3 और 3। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सारणिक को आप एक्सपेंड करना जानते होंगे कैसे किया जाता है। तो i ये चला गया, ये चला गया, ये हो गया -15, माइनस लगता है, और जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +3, और इसका गुणा होगा तो 3 का लैम्डा से गुणा हुआ तो 3 लैम्डा। अब चूंकि ये प्लस ही हो चुका था तो 3 का माइनस से होगा तो -9। इसके बाद -j होगा, ये चला गया, ये चला गया, इसका इससे गुणा तो ये हुआ -9,
इसका इससे गुणा हुआ तो ये रहेगा बीच में माइनस, क्योंकि बीच में माइनस आता है, और ये -9 तो ये हो जाएगा +9, और k लिखेंगे, ये चला गया, ये चला गया, इसका गुणा इसके साथ, तो -3 का लैम्डा से गुणा हुआ तो -3 लैम्डा, -3 का -3 से हुआ तो ये +9 हो जाएगा, और इसका इसके साथ जब गुणा होगा तो बीच में आएगा माइनस, और 5 तियाँ 15, -15 तो ये +15 हो जाएगा। यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 लैम्डा -15 -9 ये हो जाएगा -24 आई, ये कट ही गया, -9 + 9 आपस में कट गया, और ये कुछ जे वाला पार्ट ख़त्म ही हो गया, 15 और 9 ये हुआ 24 -3 लैम्डा, और इसके साथ में आएगा k। और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, चूँकि ये किस में होता है, माड में होता है ये। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका हम लोग अगर ले लें क्या, इसका हम लोग निकाल लें, मापांक निकाल लें, मॉडुलस निकाल लें, तो ये कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा -24 का स्क्वायर प्लस 24 -3 लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ हम सॉल्व किए दे रहे हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का अगर होल स्क्वायर देखिए, अगर ध्यान से आप देखिए तो जितना ये लिखा है उतना ये लिखा है। देखिए अगर आप इसका अभी अंडर रूट ना हटाइए, 3 लैम्डा -24 का स्क्वायर, और जब स्क्वायर लगाए तो इसको भी 3 लैम्डा -24 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि जितना ये लिखा है उतना ही ये लिखा है। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है तो वो माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो 3 लैम्डा -24। और सेम जो चीज़ यहाँ लिखी होगी वही चीज़ यहाँ, तो यहाँ पर हम डबल लिख दिए हैं, और बराबर इसके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 3 लैम्डा, ये अंडर रूट 2 रहेगा, चूँकि अंडर रूट में है, ये 2 तो अंडर रूट में है ही है, और इसका जब स्क्वायर करेंगे 3 लैम्डा -24 हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा, ये वाला तो 0 के इक्वल होगा नहीं, यानी कि इसकी वैल्यू ही 0 के इक्वल होगी। तो 3 लैम्डा -24 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा 3 लैम्डा बराबर हो जाएगा 24, और लैम्डा बराबर हो जाएगा कितना, 8 आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब लैम्डा का मान जो होगा वो कितना होगा, 8 होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब भी 3 पॉइंट हमको 3D में दिया हो तो पहला हम A मान लें, दूसरा B मान लें, तीसरे को C मान लें। पहले AB निकाल लें, AB का मतलब इसमें से घटा के लिख लो, फिर AC निकाल लो, यानी कि C में से A को घटा के लिख लो। फिर ये होता है फार्मूला, ये होता है हमारा फार्मूला। चूँकि समरेखीय दिया था इसलिए इसको हम 0 के इक्वल रख दिए। अब बराबर में 0 है, इस 2 को उधर भेजेंगे 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये सारणिक है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया, यहाँ तक लेके आए। अगर ये सेम चीज़ नहीं होती तो हम लोग उसको a - b का होल स्क्वायर ओपन कर देते। हमको सेम चीज़ दिखाई दी, यहाँ पर 3 लैम्डा -24 लिखा है, यहाँ 24 - 3 लैम्डा लिखा है, लेकिन स्क्वायर लगा है। तो हम अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 3 लैम्डा -24, और जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा कुल मिला के प्लस में। तो ये जो चीज़ ये लिखी है वही चीज़ ये लिखी है, तो एक यही चीज़ ये, यही चीज़ ये, तो ये हो जाएगी डबल। तो वही चीज़ का डबल हो गया, √2। ये 2 तो अंडर रूट के बाहर आ नहीं पाएगा, लेकिन इस पर लगा है स्क्वायर, तो ये अंडर रूट के बाहर आया, तो 3 लैम्डा इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी नहीं, तो इसकी वैल्यू होगी, यहाँ से हमने लैम्डा का मान 8 निकाल लिया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। थोड़ी सी अपनी हम स्पीड सोच रहे हैं बढ़ा लें, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो आपको भी दिक्कत होगी, ये कहेंगे कि हाँ इतनी बड़ी वीडियो बना दिया है कैसे देखें। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, थोड़ा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। XY समतल का समीकरण होगा। XY समतल का समीकरण, XY समतल का अगर हमसे समीकरण पूछ रहे हैं तो डायरेक्टली याद रखिए आप कि इसमें Z नहीं है, तो Z बराबर क्या होगा, 0 होगा। यही XY समतल का समीकरण होता है। तो Z बराबर 0, इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर आपको 3 दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि AX + BY + CZ + D बराबर 0, ये होता है समतल का समीकरण। ये होता है समतल का समीकरण AX + BY + CZ + D बराबर 0।
अगर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण बताओ, तो भैया जब x अक्ष के समांतर पूछा जाएगा तो जो x वाला पार्ट होगा ये गायब हो जाएगा, इसको हमने गायब कर दिया, ये प्लस भी गायब कर दें। यही होता है x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। अगर y अक्ष के पूछा जाता तो x वाला पार्ट लिखा रहता, y वाला हम गायब कर देते, तो हो जाता ax प्लस cz प्लस d बराबर 0। अगर z अक्ष के समांतर समतल का समीकरण पूछते तो z वाला पार्ट गायब कर देते, तो हो जाता ax प्लस by प्लस d बराबर 0। जिसके समांतर पूछ रहे हो वो चीज़ हमें क्या करना है, गायब कर देना है। तो x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा, by प्लस cz प्लस d बराबर 0। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा है मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण बताओ। तो भैया समतल का समीकरण तो यही होता है, समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 होता है। अगर मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण कहते हैं तो पहली बात तो आप ये याद कर लीजिए कि जब भी मूल बिंदु से समतल का समीकरण पूछा जाए तो ये d वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कोई सोच रहा होगा कि भाई मूल बिंदु से जा रहा है तो ये ax प्लस by प्लस cz बराबर 0, ये कैसे हो गया। तो इसके लिए आप समझ लीजिए समतल का समीकरण होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। अगर मूल बिंदु से जा रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें और मूल बिंदु का मतलब ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0, 0, तो 0 0 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, d बराबर 0 ही तो आएगा। और यही मान उठा के इसमें पुट कर दीजिए समीकरण 1 में। जब d की जगह पे आप 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ax प्लस by प्लस cz बराबर 0, चूँकि d का मान हो चुका है 0। तो जब भी मूल बिंदु से यानी कि ओरिजिन से जाने वाले समतल का समीकरण पूछा जाता है तो ax प्लस by प्लस cz बराबर 0 होता है। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 80, यदि 2 3 4 दी रेखा की द्विक अनुपात हो तो द्विकोज्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। द्विक अनुपात दिया, द्विक अनुपात को हम लोग नाम देते हैं a 2 दिया है, b 3 दिया है, c 4 दिया है और हमने द्विक अनुपात से द्विकोज्या निकालना आपको बताया है। कैसे निकालते हैं, l बराबर क्या होता है, a अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे ही m बराबर b अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और n इज इक्वल्स टू c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही होता है। तो a की वैल्यू कितनी है भैया, 2 है। अंडर रूट में थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करें, a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, तीनों जोड़ दो तो ये हुआ 4, इसका स्क्वायर किया 9, इसका स्क्वायर किया 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29, तो 2 बटे अंडर रूट 29। b की वैल्यू कितनी है, 3 बटे में तो उतना ही आएगा अंडर रूट 29 और ये हो जाएगा 4 बटे अंडर रूट 29। तो जहाँ पर दिखाई दे रहा हो 2 बटे अंडर रूट 3, 2 बटे अंडर रूट 29, 3 बटे अंडर रूट 29, 4 बटे अंडर रूट 29, वही हमारा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 बटे अंडर रूट 29, 3 बटे अंडर रूट 29, 4 बटे अंडर रूट 29, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। दिया है कि बिंदु 0, -1, -1 आपको व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 81 दिखाई दे रहा होगा। बिंदु 0, -1, -1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण, मतलब इस पॉइंट से गुजरने वाले समतल का समीकरण। तो जब एक पॉइंट से गुजरने वाले समतल का समीकरण पूछते हैं, मतलब x1 y1 z1 इन जनरल मान ले, तो होता है फार्मूला a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0, ये होता है फार्मूला। तो जब पूछा गया है इस पॉइंट से, यहाँ पर x1 y1 z1 पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर समतल गुजर रहा है, तब समतल का समीकरण का फार्मूला ये होता है। फिलहाल ये हुआ फार्मूला ए। अब आप फार्मूला नोट कर लीजिए कि एक बिंदु से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण, एक पॉइंट कौन का ना क्या है, x1 y1 z1 है। हमें जो पॉइंट दिया है वो क्या दिया, 0 -1 -1, यानी x1 की जगह रखना है 0, y1 की जगह रखना है -1, z1 की जगह रखना है -1। तो रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा a x -0 हो जाएगा, b y
माइनस होता है और यहाँ भी माइनस है तो ये y + 1 हो जाएगा, सी जेड ये भी +1 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा ax प्लस by + 1 प्लस सी जेड + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। जब एक पॉइंट से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण पूछते हैं तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, उठा के इसमें वैल्यू पुट कर दिया हमने x1 y1 और z1 की वैल्यू, यही हमारा आंसर आ गया। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो नियामक अक्षों पर 6, -3 तथा 4 इकाई का अंताखंड काटती है। तो सबसे पहले इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसको रफ कर दें। क्या पूछ रहे हैं, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो नियामक अक्षों पर 6, -3 और 4 इकाई का अंतःखंड काटती है। तो जब समतल का समीकरण पूछा जाए और अंतःखंड काटता हो तो फार्मूला होता है x/a प्लस y/b प्लस x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 होता है। ये होता है समतल का समीकरण जब इकाई का x अक्ष से कुछ इकाई का अंतःखंड काटती है, y अक्ष पर अंतःखंड काटती है और z अक्ष पर। तो a जो इसमें लिखा है वो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, b जो है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है और c जो लिखा है वो z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है अंतःखंड रूप वो समतल का यही होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। ठीक, तो अब क्या दिया है x अक्ष यानी कि नियामक अक्षों, मतलब जो x अक्ष y अक्ष z अक्ष हैं इन तीनों अक्षों पर कितना कितना काटती है 6, -3 और 4। यानी कि जो 6 दिया है वो x अक्ष पर काटा गया होगा तो a की वैल्यू हो गई 6। -3 जो दिया है वो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड को हम b नाम देते हैं तो ये -3 है। और z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड को हम c नाम देते हैं तो c की वैल्यू इसमें कितना दिया है 4 दिया है। उठा के a b c की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो x/6 प्लस y/-3 और प्लस z/4 इज इक्वल्स टू 1। इस माइनस को यहाँ से रिप्लेस करो, ये क्या हो जाएगा प्लस के बजाय ये माइनस हो जाएगा। 6, 3 और 4 का लासा कितना बना 12, 6 दूनी 12 यानी कि 2x हो जाएगा, 3 चौको यानी कि 4y हो जाएगा और 4 3 यानी कि 3z हो जाएगा। बराबर कितना हुआ 1, तो हो जाएगा 2x - 4y प्लस 3z बराबर 12। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो जब इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि अंतःखंड रूप दिया हो तो x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 होता है, जहाँ पर a b c x y और z अक्ष पर काटे गए अंताखंड होते हैं। तो x y z पर काटे गए अंताखंड का नाम दिया था -6, 6, -3 और 4। हमने सबकी वैल्यू रख के आराम से इसका आंसर निकाल लिया। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 2x - 4y प्लस 3z, 2x - 4y प्लस 3z बराबर 12, इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या लिखा है, समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप क्या होगा। तो अंतःखंड रूप अब अभी तक क्या दिया था, सिंपली हमको अंतःखंड रूप में रखना था। अब हमको क्या दिया, अंतःखंड रूप दिया है, मतलब बनाना है, अंतःखंड रूप में बनाना है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन कि x - 2y - 2z बराबर 12। और अगर हमको इसको अंतःखंड रूप में कन्वर्ट करना है तो अंतःखंड रूप क्या होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 होता है। क्या होता है, बराबर में 1 होता है। यहाँ पर बराबर में क्या लिखा है 12 लिखा है। तो हम पूरे इक्वेशन को हमेशा जब भी आपको अंतःखंड रूप में कन्वर्ट करना होगा तो आपको क्या करना होगा, जो भी प्लेन दिया होगा उसमें जो राइट साइड में यानी कि जो उसमें कांस्टेंट दिया होगा उस कांस्टेंट से पूरे हम एक प्लेन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो भैया 12 से सबको भाग कर दो, 2y/12 और अलग अलग कर लिया और 12/12। तो x/12 ठीक ठाक लिखा है। बीच में प्लस आता है, यहाँ पर माइनस है, पहली बात तो 2 से काटो 6 बचा, यहाँ प्लस होना चाहिए क्योंकि x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 होता है। बीच में प्लस होता है, यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस बना लो, इस माइनस को नीचे वाले के पास भेज दो तो y/-6 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी करो, इसको प्लस बनाओ, इस माइनस को नीचे भेजो तो -6 बराबर, इसको जब कटे पिटेगा तो ये 1 बचेगा। यही हो जाएगा हमारा अंतःखंड रूप x/12 प्लस y/-6। अब पूछा जाए कि x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है तो 12 है, y पर काटा गया अंतःखंड -6, z पर काटा गया अंतःखंड कितना है तो -6। तो यही हो जाएगा, इसका जो थर्ड नंबर ऑप्शन दिया है वही इसका करेक्ट आंसर है। अब क्या पूछ रहे हैं, समतल दिया है 2x प्लस y - 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
तथा 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 18 इज इक्वल टू 0 के बीच का न्यून कोण ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, न्यून कोण पूछ रहे हैं और दो समतल हमको पूछ रहे हैं, मतलब कोण बीच का पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो जब भी आपसे कोण के बारे में पूछा जाए और दो प्लेन दिए हों तो आपको कैसे निकालना होता है, देखते हैं। क्वेश्चन तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले इसको लिखें। 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा दिया है 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 18 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों प्लेन के बीच का हमको न्यून कोण बताना है। तो कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहला काम ये होगा हमारा कि यहाँ से जो x का मल्टीपल है वो a1 है, a1 की वैल्यू 2, जो y का मल्टीपल है वो b1 है, 1 है, और c1 क्या होगा, जो z का मल्टीपल है यानी कि -2 है। ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा a2 की वैल्यू 2 होगी, y का मल्टीपल जो होगा वो b2 होगा -3, और c2 जो होगा वो 6 होगा। अब हमें एंगल बताना है, तो हमें a1 b1 c1 मिल गया, a2 b2 c2 मिल गया। जब भी प्लेन दिया हो x y z का जो मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और ये होगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रखें, a1 का a2 से मल्टीप्लाई तो ये हुआ 4, b1 का b2 से मल्टीप्लाई तो ये चूँकि प्लस है ये माइनस तो -3 हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो -12 हो जाएगा। अंडर रूट a1 b1 c1 तीनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, तो इसका स्क्वायर करके जोड़ा तो 4 हुआ, इसका स्क्वायर किया 4 और 1 5 हुआ, और इसका स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा, 5 4 9 यानी कि 3 आ जाएगा। कितना आएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 3 गुणे लगा दो। ऐसे ही a2 b2 c2 तीनों को पहले स्क्वायर कर लो, फिर उसके बाद ऐड कर लो। तो इसका स्क्वायर किया 4, इसका स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा, चूँकि माइनस हो चाहे प्लस हो स्क्वायर करेंगे प्लस, तो 9 और 4 13 और 36 49 हो जाएगा। 49 का मतलब ये 7 आ जाएगा। अब देखिए जो आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि हमने अंडर रूट हटाया है, तो ये cos थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, देखिए 4 ये -3 -12 -15 हुआ, और 4 में से 15 गया तो कितना बचा, 4 में से जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा, -11 और बटे 21 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हमें एक्यूट एंगल बनाना है, मतलब न्यून कोण बनाना है। तो ये हम लोग पॉजिटिव इसलिए बनाए रखेंगे क्योंकि एक बार प्लस भी लेके चल सकते हैं, एक बार माइनस लेके चल सकते हैं, तो हम माइनस लेके चल रहे हैं। क्यों, चूँकि अंदर माइनस है, माइनस में प्लस हो जाए, तो ये cos थीटा बराबर हो जाएगा 11/21, और यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 11/21। 11/21 इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट वाला, थीटा बराबर cos इनवर्स 11/21, तो वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 85। तो सबसे पहले इसको हम रफ किए दे रहे हैं, इसको हम रफ कर दें। दो समांतर समतल x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 बराबर 0 तथा x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 बराबर 0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए दो समांतर समतल दिया है, क्या लिखा है, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 बराबर 0। हमसे इसके बीच की दूरी पूछ रहे हैं, दो समांतर समतल हैं। अब आप समांतर समतल पहचानना पहले आप सीख लीजिए कि समांतर समतल पहचानने का तरीका क्या होता है, ये समांतर है कि नहीं है। अगर जो x का मल्टीपल यहाँ है वही x का मल्टीपल यहाँ हो, y का मल्टीपल जो यहाँ है वही y का मल्टीपल यहाँ हो, z का जो मल्टीपल यहाँ है वही z का मल्टीपल यहाँ हो, तो ऐसे समतल समांतर कहलाते हैं। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमेशा सेम होगा, तभी वो सिर्फ d की वैल्यू जो होगी, मतलब जो कांस्टेंट पार्ट लिखा होगा वही सिर्फ चेंज होगा, बाकी x y z का जो कोफिशिएंट होगा, जो मल्टीपल होगा, वो डिक्टू वही रहेगा। तो वो दोनों समतल क्या कहलाते हैं, समांतर कहलाते हैं। और अगर हमसे बीच की दूरी पूछ रहे हैं तो बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है, बीच की दूरी, तो हम दूरी केवल लिखे देना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है, माड इसमें से इसको घटा दो चाहे इसमें से इसको घटा दो, ये है x, मतलब इसको लिखा कैसे जाता है, इसको हम d1 मान लें, इसको हम d2 मान लें। चूँकि d दोनों लिख देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो पहले वाले को हम लोग, चूँकि जो प्लेन का इक्वेशन होता है क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0,
लेकिन अब यहाँ पर दो दो हैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, और ऐसे ही a2x प्लस a2y b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट पार्ट है उसको घटा दो, तो d1 में से d2 को घटा रहे हैं, और लगा है माड, तो माड का मतलब ये होता है चाहे बड़े में से छोटा घटाओ चाहे छोटे में से बड़ा घटाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी है अपान में। और भैया ये वाला पार्ट हमेशा सेम ही रहेगा, तो जो x का मल्टीपल है इसका स्क्वायर कर दो, जो y का मल्टीपल है इसका स्क्वायर कर दो, और जो z का मल्टीपल है इसका स्क्वायर कर दो। बस यही हमारा हुआ बीच का डिस्टेंस। जब दो समतल समांतर होते हैं तो फार्मूला होता है माड ऑफ d1 माइनस d2। ये लिख लीजिए आप एक जगह कॉपी पे तुरंत नोट कर लीजिए कि जब दो समांतर प्लेन होते हैं और उनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो क्या होता है माड ऑफ d1 माइनस d2। पहले में से दूसरे वाले कांस्टेंट को माइनस कर दें, माड लगा है अपान में अंडर रूट एक्स के मल्टीपल यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो यही का देखते हैं, तो 4 में से 5 गया बचा माइनस एक माड में है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और अपान में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 मतलब हुआ अंडर रूट 3। तो 1/√3 इसका सही आंसर होगा। 1/√3 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिखाई दे रहा है वही इसका करेक्ट आंसर है। अब क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या लिखा है कि लैम्डा के किस मान के लिए समतल, जो दो समतल दिए हैं परस्पर लंबवत हैं। अब दो समतल जब परस्पर लंबवत होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, देखते हैं भैया। जो दो समतल दिए हैं पहले हम इसको लिख लें, 4x प्लस 6y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 8 और 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा z बराबर 12। ये दो समतल हमको दिए हैं और परस्पर लंबवत दिए हैं। और जब कोई दो समतल परस्पर लंबवत होते हैं, ये है a1, ये है b1, ये है c1, ये है a2, ये है b2, ये है c2। मतलब जो x का यहाँ से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, a1 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू है -2। इसी प्रकार से ये वाला है a2 की वैल्यू कितनी है 2 है, b2 की वैल्यू कितनी है 3 है, और c2 की वैल्यू कितनी है लैम्डा है। ठीक, तो अब दो प्लेन अगर समान क्या दिए हो, परस्पर लंबवत दिए हो, तो दोनों प्लेन लंबवत कब होते हैं, दोनों समतल लंबवत कब होते हैं, पहले आप इसकी तुलना कर लिया। हमेशा आप एक बात जान लीजिए, जब एक समतल दिया होता है तो भाई ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 लिख देते हैं। लेकिन अब दो दो समतल हैं तो केवल हम इसको हम a b c मान लें तो इसको क्या मानेंगे, दिक्कत होगी। तो इसलिए a1 मान लिया, b1 मान लिया, c1 मान लिया, a2 मान लिया, b2 मान लिया, इसको c2 मान लिया। और कोई दो प्लेन लंबवत होते हैं तो फार्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब लंबवत दिया है हमको तो हम बराबर 0 रख रहे हैं डायरेक्टली। इसका गुणा करें 4 दूनी 8, b1 b2 का गुणा करें 6 3 18, c1 c2 का गुणा करें तो -2 लैम्डा बराबर 0। 18 और 8 26 होता है, 26 उधर गया तो -2 लैम्डा बराबर -26, माइनस कटा तो लैम्डा 2 से भाग होगा तो लैम्डा का मान आ जाएगा 13। लैम्डा का मान 13 का मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दिखाई दे रहा है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है कि लैम्डा के किस मान के लिए समतल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 अब आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि लैम्डा के किस मान के लिए समतल 4x प्लस 6y माइनस 2z बराबर 8 और 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा z बराबर 12 परस्पर समांतर हैं। अभी तक क्वेश्चन क्या था, परस्पर लंबवत हैं। अब क्वेश्चन क्या आ गया, परस्पर समांतर हैं, मतलब एक दूसरे के समांतर हैं। तो भैया a1 b1 c1 सेम क्वेश्चन है, लंबवत के लिए भी वही क्वेश्चन था और जो समांतर के लिए क्वेश्चन 87 भी लिखा है वो भी सेम यही चीज़ लिखा है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। तो ये तो लंबवत की कंडीशन के लिए था, जब लंबवत होते हैं दो प्लेन तब ये कंडीशन होती है। समांतर के लिए क्या कंडीशन होती है तो उसको देख लेते हैं थोड़ा। इतना बिगाड़ दें क्योंकि इतना पार्ट तो वही है। जब कोई दो प्लेन एक दूसरे के समांतर होते हैं तो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। a1 की वैल्यू कितनी है 4, a2 की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 6, b2 की वैल्यू है 3, c2 की वैल्यू है, c1 की वैल्यू इतनी है और c2 की वैल्यू लैम्डा है। काटो पीटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसकी वैल्यू भी 2, इसकी वैल्यू भी 2, भाई बराबर तो आना ही आना था। -2 लैम्डा, जब बराबर ही है तो हम इसको लेके चल रहे हैं। 2 इधर आ जाओ तो 2 लैम्डा बराबर -2, तो लैम्डा बराबर -2/2।
यानी कि आ जाएगा -1। तो लैम्डा का मान क्या आया, -1 आया। तो इसका जो लैम्डा का मान होगा, अगर परस्पर समांतर होते हैं तो आप हमेशा याद कर लीजिए कि दो प्लेन जब समांतर होते हैं तो ये कंडीशन होती है। जैसे लंबवत के लिए क्या होता है, a1a2 + b1b2 + c1c2 बराबर 0 होता है। ऐसे ही जब कोई दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो वहाँ से हमने निकाला लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। लैम्डा की वैल्यू -1, इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो इसको हम रब किए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। समतल दिया है और समतल के बीच का कोण पूछ रहे हैं। क्या समतल दिया है, 2x - 3y + 4z बराबर 1, और दूसरा समतल दिया है -x + y + 4 बराबर 4 दिया है। डायरेक्टली हमको कितना दिया है, बराबर 4। तो यहाँ से पहले हमको जब बीच का कोण निकालना है तो पहले हम यहाँ से क्या निकाल लें, a1 निकाल लें। a1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। बड़ा आसान काम होता है। y का -3, c1 z का मल्टीपल 4 हो गया। यहाँ से निकालिए तो a2 हो जाएगा। a2 की वैल्यू यानी x का मल्टीपल -1, b2 y का मल्टीपल यहाँ पर 1 है, और c2 कितना है, z का मल्टीपल। z है ही नहीं तो इसका मतलब z का मल्टीपल यानी कि c जो होगा, c2 कितना होगा, 0 होगा। और भैया बीच का एंगल बताना है तो cos थीटा बराबर फार्मूला लगाएंगे, a1a2 + b1b2 + c1c2 अपान में √ a1² + b1² + c1², और ये हो जाएगा a2² + b2² + c2²। तो देखिए a1a2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आएगा, इसका मल्टीप्लाई, कहानी ख़त्म। अब क्या करना है, a1² + b1² + c1², मतलब a1 a2 और a1 b1 और c1 इसका स्क्वायर करना है और जोड़ना है। तो देखिए इसका स्क्वायर 4 होगा, इसका स्क्वायर +9 आएगा, तो 9 और 4 13, और ये कितना हो जाएगा, 16, 4 चौको 16, 16 और 13 होता है 29, √29 हो गया। और फिर इसका देखिए ऐसे ही इसका स्क्वायर करके ऐड करना है, तो -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हुआ -5, और अपान में ये भी अंडर में, ये भी अंडर में, बीच में है इनटू। जब बीच में इनटू होता तो गुणा कर सकते हैं डायरेक्टली, 29 दूनी 58 होता है। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना, थीटा बराबर cos थीटा बराबर आया है -5/√58, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका cos इनवर्स -5/√58 हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में लिखा है कि समतल 2x - 4y - z + 5 बराबर 0 के समांतर समतल का समीकरण हो सकता है। मतलब इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन हो सकता है, तो इसको हम रब कर दें। क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्या पूछे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हम आपके लिए बनाए हैं, अगर आप इसको अच्छे से तैयार करके जा रहे हैं एग्ज़ाम में तो आपको 25 में 20 एबव तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं इस बार के ऑनलाइन एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं तैयार करना है, सिर्फ इतने क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए, फार्मूला आप तैयार कर लीजिए, तो आपका काम 20 एबव तक का हो जाएगा। क्या लिखा है कि समतल इसके समांतर समतल का समीकरण हो सकता है। तो समांतर समतल हमने बताया था कि किसी समतल के समांतर समतल का समीकरण वही हो सकता है जिसमें इतना पार्ट तो मैच ही करें, क्योंकि x का मल्टीपल, y का मल्टीपल और z का मल्टीपल सेम होगा तभी समांतर कह पाओगे। तो जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उसमें x + y + z है, नहीं मैच कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन ने लिखा है 2x - y, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर y का मल्टीपल क्या लिखा है आपका, -1, और यहाँ पर है y का मल्टीपल -4, तो ये समांतर तो नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, क्या लिखा है 5x, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है x का मल्टीपल 2 है, तो वहाँ पर भी x का मल्टीपल 2 होना चाहिए, जबकि 5 है, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है, क्या लिखा है 2x - 4y - z, तो इतना पार्ट आपका मैच जिसमें करेगा, सिर्फ डी वाला ही पार्ट चेंज होना चाहिए, वही समांतर हो सकता है। तो इसका मतलब जो आपका डी नंबर ऑप्शन है वो फोर्थ नंबर ऑप्शन है, वही इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है कि एक बिंदु दिया है 2,1,0 से समतल की दूरी बताना। किसी पॉइंट से किसी समतल की दूरी अगर पूछी जाए तो इसको हम रफ कर दें। किसी पॉइंट से किसी समतल की दूरी, एक पॉइंट दिया है 2,1,0 और इस पॉइंट से इस समतल की दूरी पूछ रहे हैं 2x + y + 2z + 5 = 0। इस समतल की, इस पॉइंट से इस समतल की हमसे दूरी पूछ रहे हैं। तो दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो भैया क्या करते हैं इसमें, जब भी हमें किसी पॉइंट से किसी समतल के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हमारा वर्क ये होगा, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो। x की जगह 2 रख दो, y की जगह 1 रख दो, z की जगह 0 रख दो। पहले तो इतना काम करो आप, तो हो जाएगा 2 × x की जगह 2 प्लस y की जगह पर 1 प्लस 2 और z की जगह पर कितना 0 और प्लस में 5 लिख दो। अपान लगाओ अंडर रूट, जो भी x का मल्टीपल है इसका स्क्वायर कर दो, जो y का मल्टीपल है इसका स्क्वायर किया और जो z का मल्टीपल है इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये 4 हो गया। बस इसी को सॉल्व कर लो। यही पॉइंट से प्लेन की बीच की डिस्टेंस होती है। मतलब जो भी प्लेन दिया है और जिस पॉइंट से फाइंड करना है, x की जगह वो रख दिया, y की जगह 1 रख दिया, z की जगह पर इतना रख दिया, पूरा प्लेन लिख लिया। अपान में जो x का मल्टीपल इसका स्क्वायर, y के मल्टीपल का स्क्वायर, z के मल्टीपल का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, ये तो खत्म हो जाएगा। 4 और 1 5 और 5 10, तो ये हो गया 10 और 2 4 और 4 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल कितना निकालते हैं? तो 3 आता है। तो 10/3 इसका फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड दिखाई दे रहा होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस पेज का भी हुआ काम समाप्त। तो इसको हम एक जगह उठा के रख दें। अब क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या लिखा है? उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल x - 2y + 2z - 3 = 0 के समांतर है तथा बिंदु 1 2 3 से होकर जाता है। तो इसको हम रफ कर दें। हमको एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो किसके समांतर है? इस प्लेन के समांतर है, जो हम लिखने जा रहे हैं 2y 2z - 3 = 0। इस प्लेन के समांतर है। जिस समतल का हमको समीकरण, जिस समतल का समीकरण हमको ज्ञात करना है वो इस वाले प्लेन के समांतर है। तो भैया इस प्लेन की अगर समांतर होगा तो ये वाला पार्ट तो उसमें भी आता होगा जो हमको ज्ञात करना है, यानी x - 2y + 2z, ये तो उसमें भी होगा। बस केवल यही वाला पार्ट हमारा चेंज होगा। अब क्या होगा ये तो पता नहीं। तो फिर हम लोग क्या मान लें भैया? लैम्डा मान लो। भाई हमको जिस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है वो जो है इस प्लेन के समांतर है, और इस प्लेन के अगर समांतर है तो ये इतना पार्ट सेम मिलना चाहिए, तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये इसकी जगह पर क्या आएगा? कांस्टेंट केवल चेंज होता है। तो यहाँ -3 है, भगवान जाने वहाँ की कितना हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो -4 हो कितना हो, तो हम फिलहाल लैम्डा मान लें। अब हमको लैम्डा की वैल्यू मिल जाए, काम खत्म। अब एक चीज़ और दिया है कि ये बिंदु 1 2 3 से जाता है। ये वाला प्लेन जिसका ज्ञात करना है वो 1 2 3 से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है? 1 2 3 से होकर जाता है इस पॉइंट से। तो यही तो मज़ेदार बात है कि इस पॉइंट से होकर जाता है, तो इसमें उठा के पुट करो। तो भैया x की जगह 1 रखो, y की जगह 2 रखो, z की जगह 3 रखो। तो x की जगह 1 रखा, -2 y की जगह 2 रखा, +2 z की जगह 3 रखा और प्लस लैम्डा बराबर क्या हुआ? 0। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से लैम्डा का मान निकाल के उठा के इसमें पुट कर देना, क्या दिक्कत है? तो 1 - 4 + 6 + लैम्डा बराबर 0। 1 और 6 हुआ 7, 7 में से 4 गया तो बचा 3, 3 + लैम्डा बराबर कितना? 0। तो लैम्डा का मान आ गया -3। ये देखो लैम्डा का मान भी आ गया -3, और लैम्डा की जगह जब -3 रखेंगे तो भैया ये सेम चीज़ तो हो जाएगी। तो कोई प्लेन अपने आप के तो पैरेलल होता ही है, कोई भी प्लेन अपने आप के पैरेलल ही होता है। तो ये जो आएगा आंसर, तो लैम्डा की जगह -3 रखेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, समझ लीजिए। अब ये तो हमारी किस्मत है कि लैम्डा का मान -3 ही आ गया। हो सकता है लैम्डा का मान 4 आ जाता तो लैम्डा की जगह 4 रख देते, तो सेम चीज़ यहाँ तक तो वही रहती, लैम्डा की जगह 4 लिख देते। अब लैम्डा का मान -3 ही आ गया, तो लैम्डा का मान जब -3 ही आ गया तो लैम्डा की जगह -3 रखोगे तो यही तो आएगा। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसका मतलब x - 2y + 2z - 3 = 0। इसका मतलब 4th नंबर जो इसका ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 92 पर। 92 में क्या लिखा है? समतल इतने के द्विक अनुपात होंगे। तो भैया इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब भी समतल का द्विक अनुपात पूछा जाए
तो इससे आसान क्वेश्चन आपके जीवन में आज तक कभी मिला नहीं होगा। जब भी प्लेन दिया हो, समतल दिया हो और द्विक अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो पूछा जा रहा हो, तो जो x का मल्टीपल होगा वो a होता है, जो y का मल्टीपल होता है वो b होता है, जो z का मल्टीपल होता है वो c होता है। यानी कुल मिला के a का मान मिला 2, b का मान मिला -2 और c का मान मिला -4। यही हुआ हमारा द्विक अनुपात, और हमसे डायरेक्टली द्विक अनुपात ही तो पूछे थे। तो कितना होगा 2 -2 -4, 2 -2 -4 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो सबसे पहले इसको हम रफ कर दे रहे हैं। क्या लिखा है 93, आपको क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा होगा। बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाले समतल रेखा का समीकरण जिसकी द्विक कोज्याएं -3, 4 और 5 हों। तो एक बात जान लीजिए कि सरल रेखा का समीकरण जब एक पॉइंट दिया हो और द्विक कोज्या दिया हो तो क्या होता है, x माइनस x1 अपान l बराबर y माइनस y1 अपान m बराबर z माइनस z1 अपान n होता है। जहाँ पर x1, y1, z1 ये क्या है, एक पॉइंट है, और जो l, m, n है वो क्या है, द्विक कोज्या है। तो आपको क्या दिया है 1, 2, 3, जो हमें x1, y1 और z1 की वैल्यू दिया है वो दिया है 1, 2 और 3, और जो l, m और n की वैल्यू दिया है वो दिया है -3, 4 और 5। इसमें उठा के पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर कर रहे हैं x माइनस x1, तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1 अपान l की वैल्यू कितनी है -3 बराबर y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है 2 है अपान m की वैल्यू कितनी है 4 बराबर z माइनस z1, z1 की वैल्यू कितनी है भैया 3 है, 3 और बटे में कितना n का मतलब 5। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो जब भी आपको ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, जब भी आपको एक पॉइंट दिया हो x1, y1, z1 और द्विक कोज्याएं l, m, n दिया हो तो सरल रेखा के समीकरण का ये फार्मूला होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं इसमें से कौन सा सही है, y माइनस 2 अपान 4, z माइनस 3 अपान 5। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपको दिखाई दे रहा है वही इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्या लिखा है, बिंदु 2, 3, 4 तथा -2, -3, -4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, मतलब 2 पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो इसको हम पहले कर दे रहे हैं रफ। 2 पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, मान लो पहला पॉइंट है x1, y1, z1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2। इन 2 पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, ये याद कर लीजिएगा आप, और z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये होता है जब 2 पॉइंट से कोई सरल रेखा पास आउट होती है 3D में, तो x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1, जहाँ पर x1, y1, z1 पहला पॉइंट है और x2, y2, z2 दूसरा पॉइंट है। तो ये फार्मूला भी आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट दिया है वो दिया है 2, 3, 4, इसका मतलब x1, y1, z1 है ये, और x2, y2, z2 कितना दिया है भैया -2, -3, -4 दिया है, मतलब x2, y2, z2। इस उठा के इसमें वैल्यू पुट कर दें, सरल रेखा का समीकरण मिल जाएगा। तो x माइनस x1 की जगह कितना है 2 है, x2 माइनस x1 इसमें से इसको घटाना है तो -2 और ये भी घटाना है तो ये -2 हो जाएगा। y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 माइनस y1, y2 माइनस 3 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, और z माइनस z1, z1 की वैल्यू है 4 और ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपान -4, y माइनस 3 अपान -6 और z माइनस 4 अपान -8। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जब 2 पॉइंट से सरल रेखा होकर पास आउट होती है। x माइनस 2 अपान -4, y माइनस 3 अपान -6 और z माइनस 4 अपान -8। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है
वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को समझा हो और वीडियो अच्छी लग रही हो, लग रहा हो कि आपको समझ में आ रहा है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और अगर लाइक लगता है कि आपको लाइक करने वाला है वीडियो को, तो आप इसे लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। सरल रेखा 4 - x अपान 2 y - 0 अपान 6 और 1 - z अपान 3 की द्विककोज्या पूछना है। क्या पूछना है? द्विककोज्या। जब भी सरल रेखा लिखी हो, पहली बात, जब भी आपको सरल रेखा लिखी हो तो आप यहाँ पर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इस फॉर्म में, जब भी द्विकोज्या की बात आ जाए तब हमें मिलेगा द्विक अनुपात। जो नीचे मिलेगा वो क्या मिलेगा? द्विक अनुपात मिलेगा। और द्विक अनुपात से द्विकोज्या निकालने के लिए हम लोग L बराबर a अपान √a² + b² + c², m बराबर b अपान √a² + b² + c² और n बराबर c अपान √a² + b² + c² लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, जब भी आपको सरल रेखा दी हो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिया हो, द्विक अनुपात या द्विककोज्या पूछा जा रहा हो, एक जगह इन सारे फार्मूलों को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, वरना बड़ी कन्फ्यूजन होगी आपको, क्योंकि सारे फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं तो कन्फ्यूजन होती है कब क्या करना होगा। तो आप ये जरूर नोट कर लीजिएगा, चाहे आप एक भाषा में लिख लीजिएगा कि एक सरल रेखा का समीकरण जब दिया हो, द्विक अनुपात निकालना हो या द्विककोज्या निकालनी हो, तो इस कंडीशन में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का मतलब पहले x होना चाहिए फिर पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर x बाद में है, पॉइंट पहले है, तो एक काम करो, माइनस ले लो कॉमन। माइनस जब कॉमन लिया इसका तो ये हुआ -x - 4 हो गया अपान 2। यहाँ पर तो सही सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, y - y1 अपान 6 लिखा है। और यहाँ पर फिर गड़बड़ लिखा है, क्योंकि होता है z - z1 और z1 एक पॉइंट है, मतलब कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से आप जब माइनस कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा z - 1 और अपान 3। अब देखिए x का के पहले कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस दिक्कत कर रहा है, तो इस माइनस को नीचे पहुंचा दो। यहाँ पर सही सही लिखा है, ये माइनस दिक्कत कर रहा है, इसको यहाँ पहुंचा दो। अब हमें मिल गया x - x1 अपान a, y - y1 अपान b और z - z1 अपान c। हमें a b c मिल गया, मतलब द्विक अनुपात मिल गया। a b की वैल्यू कितनी मिली? 6, c की वैल्यू कितनी मिली? -3। देखिए, अब अगर आपसे क्वेश्चन में द्विक अनुपात पूछा जा रहा होता तो आप द्विक अनुपात यही लिख देते, -2, 6 और -3 होगा। लेकिन भैया द्विक अनुपात नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं द्विककोज्या। तो द्विककोज्या निकालने के लिए पहले हमें द्विक अनुपात तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। द्विक अनुपात निकाल लिया। अब होता है L बराबर a अपान √a² + b² + c²। a की वैल्यू कितनी? -2 अपान में इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ो, तो -2 का स्क्वायर 4 हुआ, ये 36 हुआ, 36 4 40 और 3 3 9, 40 9 49। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। तो ये L की वैल्यू आ गई। M बराबर क्या होता है? B अपान सेम चीज़ होती है, तो B की वैल्यू कितनी है? 6 है और अपान में 7 ही आ जाएगा। और N की वैल्यू क्या होती है? C अपान, तो C का मतलब है -3 और बटे में तो 7 ही आएगा, चूँकि अपान में वही चीज़ होती है। तो L बराबर -2/7, M बराबर 6/7, N बराबर -3/7। तो देखते हैं इसका द्विकोज्या क्या होगी। -2/7, 6/7, -3/7। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं, इसको हम रफ किए दे रहे हैं। लिखा है रेखाओं x - 2/3 = y + 1/-2, z बराबर 2 तथा दूसरी रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण बताना है। तो पहले हम पहली रेखा लिख लें। क्या लिखा है? x - 2/3 है बराबर y + 1/-2 है और कामा लगा के लिखा है z बराबर 2। कामा लगा के लिखा है z बराबर 2। तो ऐसे केस में हम कामा को बराबर लगा दो और z बराबर 2 लिखा है तो z -2 कर दो। और अपान में नियमतः क्या होता है? नियमतः तो बटे में 1 होना चाहिए, लेकिन जब हम यहाँ पर रेखा की बात करते हैं 3D में तो बटे में हम लोग 0 लिखते हैं। जब बटे में कुछ नहीं, केवल क्या लिखा था? कामा लगा के ऐसे लिख दिया था z बराबर 2। तो पहली बात 2 को तो इधर उठा लाए,
तो z-2 हो गया। बटे में कुछ नहीं है तो हम लोग इन जनरल मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं कि बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान लो, लेकिन यहाँ पर जब होता है तो हम लोग बटे में क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना, अगर बटे में कुछ नहीं लिखा है मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर लिखा है, नीचे नहीं लिखा है, तो हम बटे में क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से हमको पहला जो रेखा दिया था उसकी हमें द्विक अनुपात मिल गया, मतलब a1 की वैल्यू, चूंकि दो दो रेखाएं हैं तो पहले वाले को a1, इसको b1, इसको c1, चूंकि सही सही लिखा है x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, ये माइनस के बजाय प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा के -1 लिख दिया। हमें ऊपर से कोई मतलब है नहीं, हमें द्विक अनुपात मिल जाए तो कोण मिल जाएगा। a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू 0। जो दूसरी रेखा दिया है वो दिया है x माइनस 1 अपान 1, 2y प्लस 3 अपान 3 और z प्लस 5 अपान 2। तो इसको देखिए, ये तो सही सही लिखा है लेकिन इसमें y के मल्टीपल में कुछ नहीं होना चाहिए, ये y के मल्टीपल में लिखा है तो इसको थोड़ा ठीक करें। x माइनस 1 अपान 1, 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y प्लस 3/2 हो जाएगा। भाई 2 कॉमन लिया, अभी हम बाहर लिखे नहीं हैं, 2 कॉमन लिया, तो जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, y बचा, और यहाँ पर 2 था नहीं तो बटे में आ गया, और उस 2 को हमने नीचे भेज दिया। 3 था ही और 3 के बटे में 2 भेज दिया, क्योंकि ऊपर से जब कोई नीचे आती है चीज़ तो बटे के बटे में जाती है। ये हो गया। और z प्लस 5 अपान 2, देखिए ये रेखा का जो होता है x माइनस x1 अपान a होता है, तो उसी फॉर्म में लिखा है x माइनस x1 अपान a, y, चूँकि जो x y z है उसका मल्टीपल 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2 था इसलिए हमने इसको 2 को कॉमन लेके नीचे भेजना पड़ा है। तो यहाँ से देखा जाए तो a2 b2 c2 है, ये a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 3/2 और c2 की वैल्यू 2। अब जानते हैं कि एंगल अगर बीच में बताना है, cos थीटा का मान अगर बताना है, भाई cos थीटा बराबर फार्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं a1 a2 गुणा करो तो 3 हो जाएगा, b1 b2 गुणा करेंगे तो -2 और 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो -3 बचेगा, और c1 c2 का जब गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 2 का गुणा। बटे में कुछ भी हो, क्योंकि ऊपर की वैल्यू 3 -3 प्लस 0 आया है, 3 और हम नीचे कुछ भी लिखा हो इससे कोई अभी इफेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं इफेक्ट है क्योंकि 3 और -3 जब जोड़ेंगे तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बटे में कुछ भी लिखा हो, भाई 0 के बटे में कुछ भी लिखा हो, क्या मतलब है, जब ऊपर 0 आ गया तो टोटल वैल्यू तो 0 ही हो जानी है। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। और cos कितने का मान 0 होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/2 होता है। इसका मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, π/2 होगा। इसके बाद भैया क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 97, तो इसको हम रफ किए दे रहे हैं। तो 96 में कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। एक सरल रेखा दिया है x माइनस 2 अपान 2, ये x लिखा है, 2y माइनस 5 अपान -3 बराबर z प्लस 1 अपान 0। इसका द्विक अनुपात पूछ रहे हैं। तो अभी हम बार बार बता ही रहे हैं आपको कि अगर द्विक अनुपात पूछा जाए तो इसको भैया इस रूप में कन्वर्ट कर लो, इस रूप में कन्वर्ट कर लो अपान b और z माइनस z1 अपान c, तो यही जो ABC आएगा यही आपका द्विक अनुपात हो जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि जो x है वो पहले लिखा हो और इसका मल्टीपल 1 हो, तो यहाँ पर तो सही लिखा है x माइनस 2 अपान 2, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका मल्टीपल 1 है, ये पहले लिखा है। इसमें पहले तो y लिखा है लेकिन इसका मल्टीपल 2 है, तो काम वही पुराना करेंगे, इस 2 को कॉमन ले लो तो बचेगा y माइनस 5/2, y माइनस 5/2, चूँकि जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ y बचा और 5 के पास 2 था नहीं तो 2 बटे में आ गया, और जो बटे में आया वो बटे के बटे में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, बटे के बटे में आएगा। और यहाँ पर सही सही लिखा है भाई, z का मल्टीपल 1 है, ये पहले लिखा है, तो z प्लस 1 अपान 0, तो ये वाला और ये वाला बनेगा इसका द्विक अनुपात। और हमसे द्विक अनुपात ही पूछ रहे थे, तो 2 -3/2 और 0, 2 -3/2 और 0, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98। आज के क्वेश्चन का लास्ट वन क्वेश्चन है, क्योंकि 99 जो हमने क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं वो टोटल 99 है। तो इसमें 98 नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं। लैम्डा के किस मान के लिए रेखाएं, दो रेखाएं दिया है, परस्पर लंब हैं। तो देखिए पहली रेखा क्या दिया है, x माइनस 5/7 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 अपान लैम्डा और z अपान 1 ये हो गया, और x अपान 1 इज इक्वल्स टू y/2 इज इक्वल्स टू z/3। ये परस्पर लंब हैं। और जब कोई दो रेखाएं, ध्यान से बात समझिएगा आप, जब कोई दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उनका जो पहले द्विगुणपात आप निकाल लें। जब भी कोई दो रेखाएं परस्पर लंब दिया हो कि परस्पर लंब हैं, कंडीशन बताओ कि किस कंडीशन पे परस्पर लंब होंगी, तो हमें करना क्या होता है, इस रेखा से हम पहले द्विगुणपात निकाल लें। तो भैया ये सीधे सीधे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस x1 अपान a होता है, तो ये हो जाएगा a1 की वैल्यू। ये भी ठीक ठाक लिखा है, तो ये b1 की, ठीक ठाक का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, b ठीक ठाक लिखने का मतलब y पहले लिखा हो, इसका मल्टीपल 1 हो। ऐसे ही z माइनस 0/1 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, z पहले लिखा है, इसका मल्टीपल 1 है, तो ये बन जाएगा आपका c1। तो c1 की वैल्यू कितनी बनी, 1 बनी। इसी प्रकार से जब हम लोग निकालेंगे तो ये x माइनस 0/1 है, ये y माइनस 0/2 है, ये z माइनस 0/3 है, तो ये ठीक ठाक लिखा है, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन के टाइप का लिखा है। तो इसमें जो बनेगा a2 की वैल्यू बनेगा 1, b2 की वैल्यू बनेगा 2 और c2 की वैल्यू बनेगा 3। तो ये पहली रेखा का द्विगुणपात हुआ, ये दूसरी रेखा का द्विगुणपात हुआ। और अगर दो रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, लंब हैं, तो लंब होने के लिए कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अगर हम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 दिखा ले गए तो ये परस्पर लंब होती है। अब क्वेश्चन में लैम्डा का मान पूछे हैं और क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों परस्पर लंब है। अगर दोनों परस्पर लंब हमको पहले से दिया है तो भैया इसकी वैल्यू तो 0 हम लिख ही सकते हैं। लिखो वैल्यू सबकी पुट करो, तो a1 a2 यानी a1 a2 गुणा करो, 7 एक कम 7, लैम्डा का 2 से गुणा करो तो हो जाएगा 2 लैम्डा, 1 का 3 से गुणा करो तो भैया 3 बराबर 0, 3 और 7 10, 2 लैम्डा बराबर 10, इधर है उधर जाएगा तो -10, 2 से भाग कर दो तो लैम्डा का मान आएगा -5। इसका मतलब अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब होंगी तो लैम्डा का मान हमें -5 रखना पड़ेगा। अब भैया आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 99 यानी कि लास्ट क्वेश्चन अब आपको हम बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर कर दीजिए। लाइक या डिसलाइक दोनों में से कुछ ना कुछ ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमको ये लगे कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी कि ख़राब लगी। चूँकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, अभी तक हमने अपने YouTube चैनल पे इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाई है, तो इस वीडियो में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में काफ़ी समस्या हुई है क्योंकि बड़ा टाइम लगा है, और आप लोगों के लिए हमें सब कुछ करने में बड़ा मज़ा आया है। हम ये चाहते हैं कि आपकी परीक्षा अच्छे से हो जाए, और 20 एबव क्वेश्चंस जितने भी लोग हमें आप YouTube पर देख रहे हैं वो सभी लोग इस वीडियो को कोशिश ये करिए कि अपने 5-5 फ्रेंड को शेयर ज़रूर करिए। जितने भी लोग हैं एक मन में ये बनाइए कि हमें अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगर आपको हमारी मेहनत ये पता चला है, ये लग रहा है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को जितने भी लोग हो सभी लोग 5-5 लोगों तक शेयर ज़रूर कर दो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको हमारे जो जितने क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए कि नहीं। किसी भी टाइप की कोई समस्या होगी तो आप तुरंत कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन में हमें समस्या हो रही है, ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, उसका हम बहुत जल्द आंसर देंगे। तो अब हम भैया लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 99 नंबर, इसको रफ कर दें। उस सरल रेखा का समीकरण जिसके द्विक अनुपात 1, 2, 3 है तथा मूल बिंदु से होकर जाती है। उस सरल रेखा का समीकरण जिसके द्विक अनुपात 1, 2, 3 है तथा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो भाई सरल रेखा का समीकरण जब किसी पॉइंट से होकर जाए, मूल बिंदु से होकर जाए चाहे दुनिया किसी पॉइंट से होकर जाए, ये होता है, और जिसके द्विक अनुपात दिए होते हैं, तो ये होता है y माइनस y1 अपान बी और z माइनस z1 अपान सी होता है, जहाँ पर x1, y1 और z1 पॉइंट है, बिंदु है, और a, b, c उसके द्विगुणपात हैं। तो फिलहाल क्या दिया है, जो पॉइंट हमें दिया है x1, y1
और Z1 जो हमें पॉइंट दिया है वो क्या दिया है, मूल बिंदु दिया है। मूल बिंदु का मतलब 0,0,0 और जो हमें द्विक अनुपात दिया है ABC का मान वो दिया है 1:3 दिया है। ठीक, तो इसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने आपको ये नहीं बताया था कि यहाँ इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में 98 में फर्स्ट वाला ऑप्शन सही था, -5 आया था। और अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये पॉइंट है। अब चूंकि मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन दिया है तो ओरिजिन का मतलब 0, 0, 0 है और ABC यानी कि द्विक अनुपात कितना दिया है, 1, 2, 3। यहाँ पर x1, y1, z1 ये बिंदु होता है और ABC इसका द्विक अनुपात होता है, तो यहाँ से उसकी वैल्यू उठा के रख दो। तो x - x1 की जगह हम लिखेंगे 0, तो माइनस में 0 लिखो चाहे ना लिखो, अपान में 1, y माइनस में 0 लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ लिखे दे रहे हैं, और अपान में 2 हो जाएगा। और z-z1 की वैल्यू 0 है और अपान c होता है, c की वैल्यू 3 है। इसको अगर हम ठीक ठाक लिखें तो x/1, y/2, z/3 ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड दिखाई दे रहा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भैया आज के वीडियो में हमने 35 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इससे पहले 7 लेक्चर में हम 64 नंबर क्वेश्चन तक बताए थे। इस वीडियो में हमने 35 क्वेश्चंस बताए हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है लेकिन आप लोगों को बड़ा आनंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, फार्मूला अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फार्मूले को एक जगह आप नोट कर लीजिएगा, इन सारे क्वेश्चंस को एक जगह नोट कर लीजिएगा। टोटल 64 और आज के 35 मिलके 99 क्वेश्चंस हुए। इन 99 क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए और फार्मूला अच्छे से एक जगह पर लिख करके उसको याद कर लीजिए। तो आपको एग्ज़ाम में 25 में 20 एबव, अगर आपको अच्छे से और थोड़ा सा मतलब अगर मेहनत कर ले गए तो 22 एबव आप हर हाल में करके आएंगे, इसकी हमारी गारंटी है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है क्योंकि ये बड़ी वीडियो है और बड़ी वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है। इसके पहले क्वेश्चंस को लिखना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो 1 लाइक तो बनता है, आप लोगों से यही चाहते हैं कि 1 आप लाइक कर दीजिए। इससे पहले जो 7 लेक्चर हैं, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें 7 वीडियो की लिंक है, आप उन 7 वीडियो को भी देख लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके जो हित मित्र हैं जो पॉलिटेक्निक की एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हैं, उनको भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वीडियो हमारी कैसी लगी, और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपको फिर दूसरे किसी कोर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।